नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ये चक्रव्यूह का स्पेशल एडिशन है क्योंकि आज चक्रव्यूह में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत खास हैं। आप ही देख लीजिए, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हंसराज हंस जी जनाब, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जनाब। जो मेरे सामने शख्स बैठा है कौन है? सब जानते हैं हंसराज हंस है। जी, हम आपसे लेकिन पूछ रहे हैं, आज मेरे सामने एक सूफी गायक बैठे हैं या एक पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ बैठे हैं? हुए हैं इश्क नाम के बुजुर्ग ए दोस्त, हम फकीर भी उसी सिलसिले के हैं। क्या बात है, क्या बात है। इतना ही तारुफ है छोटा सा। तो फिर ये जो तारुफ आपने दिया है, फिर तो मेरा जो दिल चाह रहा है कि पहले हम सूफी गायक से बात कर लें जिसकी लो सीधी वहाँ पे लगी है। तो हम चाहते हैं कि आगाज़ ऐसा हो कि सबको मालूम पड़ जाए कि हंसराज हंस हमारे सामने बैठे हैं। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। वाह, क्या बात है। अब किसी को कोई शक या शुबा नहीं कि हंसराज हंस आ चुके हैं और ये जो रूहानी आपकी आवाज़ है और जो सीधा जोड़ देती है सुनने वालों को भी उस तक, यही कमाल है आपका। शुक्र है उसकी ज़ात का। शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई, कैसे हुई? देखो, हमारा ख़ानदानी कोई हिस्ट्री तो है नहीं म्यूज़िक के हवाले से, लेकिन मैं गा रहा हूँ, डेस्टिनी कह ली। छोटा सा एक गांव है शफीपुर, जालंधर ज़िले में, उदास सा गांव है। वहाँ पैदा हुआ तो बस उस वक्त वालिदैन पेरेंट्स थोड़ा नहीं चाहा करते थे कि कोई बच्चा शो बिजनेस में जाए। तो इसके बावजूद मैं गा रहा था, बेसाख्ता गा रहा था। क्या बात है। बस गाने लग गए। ये जो उदास सा गांव है और जब वालिदैन नहीं चाह रहे थे तो ये चाहत बढ़ती गई और इस मुकाम पर पहुंच गई कि वो छोटे से गांव से निकलकर ये आवाज़ पूरी दुनिया में छा गई। तो ये कैसे, चमत्कार कैसे हुआ? ये डेस्टिनी है, प्रारब्ध है कि जो मालिक जिस वजूद से जो काम लेना चाहता है, रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। वाह। जहाँ रूह है वहाँ रहमत है, वहाँ रूहानियत है। फिर अगर मालिक कृपा करे तो आपको गुरु भी पूरा मिल जाए। बिल्कुल, यहीं पे मैं आ रहा था। गुरु, उस्ताद कौन रहे? उस्ताद पूरन शाह कोटी साहब, जो बहुत बड़े सूफ़ी गायक भी हैं, दुर्वेश भी हैं। तो मैं फिर ज़्यादा दुर्वेशों के कदमों में रहा, दरगाह में समझ लो मेरी दरगाहों में परवरिश हुई। नकोदर शहर है, वहाँ बाबा लाडी शाह मुराद शाह के नाम से बहुत मशहूर हुए। तो उन सब के चीफ थे लाल बादशाह। हाँ। तो इनके कदमों में मेरी परवरिश हुई है। तो फिर बस चलता गया सिलसिला, चलता गया। देहात में, गांव में गाने के बाद रेडियो, टेलीविज़न, फिर फिल्में, फिर बॉलीवुड शुरू हो गया, फिर तमाम दुनिया का सफ़र शुरू हो गया। बस हम ये जो सफ़र है इसमें कई उतार चढ़ाव भी रहे होंगे। आपने जैसे कहा कि गाना आपने शुरू किया, अपने गुरु के कदमों में आपने ये सीखा, दरगाहों में आपने गाया, फिर आकाशवाणी आप गए, दूरदर्शन में आपने गाया, बॉलीवुड में आपने हाथ आजमाया, एल्बम्स आपने निकाली, खुद आप अभिनेता के तौर पर भी आए। तो इन सब चीज़ों में से अगर हम कहें कि जो समय है वो कौन सा था जो आज आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए तो ज़िंदगी बन जाए?
नहीं, मुझे सारा ही, कुछ लोग कहते बचपन वापस आ जाए, कुछ लोग कहते हैं जवानी वापस आ जाए, कुछ मांगते हैं मैंने वो लम्हों को भी एंजॉय किया। तो इस लम्हों जो आजकल चल रहा है प्रेजेंट, इसको भी मैं उत्सव की तरह ही ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा वो दिन फिर दोबारा आ जाए। मैंने कहा वो भी अच्छे थे, ये भी अच्छे हैं, आगे वाले देखते हैं। अभी लोग जो हैं वो जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे वाला भूलते जाते हैं। बॉलीवुड में भी आपका जो नाम है उसकी धूम रही है, पंजाबी में तो रही है। तो कभी चाहा नहीं कि पंजाब से निकल कर जो माया नगरी है मुंबई में आशियाना बना ले, वहीं रहें? हुआ ऐसा, थोड़ी देर के लिए मैं रहा भी। बस मेरा मिजाज ऐसा है, वनजारों जैसा, नहीं टिका। हालांकि बॉलीवुड में बहुत बड़े गाने भी मुझे मिले, यार रहमान साहब, सबसे पहले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की फिल्म में सब लोग बड़े गवा रहे थे, बड़ी फिल्में मिल रही थी। वहाँ फिर गाने जब आपको काम मिले तो वहाँ टिक जाना चाहिए, वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। बंजारा टिकेगा कैसे? तबीयत ऐसी है, बस वहीं दिल लगता था। तो फिर बाकी कोई रिग्रेट नहीं है मुझे, कोई नथिंग। तो ये जो बंजारा है, इसके अगर हम जीवन को देखें तो मतलब भटकना पसंद है शुरू से लेकर? नहीं, ठहराव नहीं चाहिए? भटकना नहीं, एंजॉयफुली घूमना। भटकता है वो तो कोई और लोग होते हैं। हाँ, मैं मतलब जहाँ जाते हैं वो अपना हो गया। मैं एंजॉयफुली घूमता हूँ, मज़ा लेता हूँ, एक जगह नहीं टिकना, बस नेचर ऐसी है। तो अभी आपकी जो शुरुआत हुई वो म्यूज़िक के साथ हुई, सिंगर के तौर पर आपने नाम बनाया, फिर धीरे धीरे घूमते घूमते आप राजनीति की तरफ आ गए। ये कैसे हुआ? ये भी डेस्टिनी है। महाभारत में कितने यानी इंटेलेक्चुअल सियाने एनलाइटेंड लोग भी थे, फिर भी होनी टली नहीं। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। यानी सियासत की ABC आती नहीं है मुझे। हाँ। तो मैं सियासतदान हूँ, सियासतदानों के साथ घूमता हूँ, रैलियाँ करता हूँ। जो तो जहाँ हंसराज जलसे, जी, हंसराज हंस का जहाँ नाम आ जाए रैली तो वैसी हो जाती है वहाँ पे। हम ये पूछ रहे हैं कि जो आप बात कर रहे थे बंजारे वाली, तो कुछ ना जो ये वाली चीज़ है, ये पॉलिटिकल भी आपके करियर में इसी तरीके से रही। आरोप ये लगता है कि वहाँ भी जो हंसराज हंस है बंजारे की तरह ही रहा। पहले अकाली दल में चले गए जी, फिर कांग्रेस में चले गए जी, फिर अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए। बादल साहब से भी आपको खूब प्यार मिला, अमरिंदर सिंह ने भी कोई कमी ना छोड़ी, अब आप बीजेपी में आ गए जी। अब भी प्यार है, अब कौन सी नफरत है। सबको प्यार देना चाहिए, सबके लिए काम करना चाहिए। हो सकता है सारियां पार्टियां मिलके बोले कि ये हमारा उम्मीदवार है। इंशाल्लाह आपस में लड़ते हैं, मैं सबके लिए काम करूं तो एक दिन ऐसा आए कि यार हम सारी पार्टियों का साझा उम्मीदवार है ये। हाँ, ऐसा लगता है आपको होगा क्योंकि आपने सभी के मिजाज देखे हैं। मतलब हो सकता, मैंने बोला ना, मैं भी कभी ना कभी। अभी जो ये दौर चल रहा है, फिर से एक बार हम गायकी की तरफ ही लौटते हैं। जो आजकल म्यूज़िक बन रहा है जो, और ख़ास तौर से पंजाबी म्यूज़िक की बात करें तो उसमें बंदूकों की, गोलियों की, इन चीज़ों की बातें ज़्यादा होती हैं, रूहानियत वाली चीज़ें मिसिंग हैं जी। जबकि पंजाबी का जब दिलो दिमाग में आता है तो कोई बुल्ले शाह आते हैं दिमाग में, बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं, लेकिन आजकल ये ट्रेंड चेंज हो गया। कैसे देखते हैं आप इसको? देखो, गाना ना आपकी ज़िंदगी की तस्वीर है। जैसा जनजीवन है, जैसा अन्न है वैसा मन है, जैसा लाइफस्टाइल है, उस ज़िंदगी से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ही गाने निकलते हैं। पहले लोग सहज होते थे, सादा होते थे, रूहानियत पसंद लोग होते थे। तो अभी फास्ट गाड़ियां हैं, फास्ट नेटवर्क है, फास्ट फूड है, हर शय फास्ट है। तो गाना भी ऐसे ही आता है, शोर सा पा के चला जाता है। हफ्ता कल बहुत कान खांदे, हफ्ते बाद गुम हो जाता। आपकी एक एल्बम आई थी, उसमें मतलब शूटिंग बहुत, शॉट्स बहुत अच्छे थे। सिली सिली आंधी है हवा, हाँ जी, हाँ जी, उत्थे कोई रोंदा होएगा। जी जी जी।
हम चाह रहे हैं कि ब्रेक में जाने से पहले अगर 2 लाइन आप वो जी सुनाते। सुना देता हूँ। जी। ये जो सिल्ली सिल्ली आंदी ये हवा किते कोई रोंदा होवेगा, ये जो सिल्ली सिल्ली आंदी ये हवा, सिल्ली सिल्ली आंदी ये हवा किते कोई रोंदा होवेगा, यादां मेरे वांगू सीने नाल ला हो, यादां मेरे वांगू सीने नाल ला किते कोई रोंदा होवेगा, ओ किते कोई रोंदा होवेगा। अब ये कहने की ज़रूरत तो नहीं है कि बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये जो आवाज़ है इसको अगर सुनना है, इनके बारे में और जानना है, तो बस एक ही गुजारिश है, कहीं मत जाइए, रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइए, क्योंकि आज के मेहमान बहुत ख़ास हैं। बस हम यूं गए और यूं लौट रहे हैं हंसराज हंस साहब के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का चक्रव्यूह के स्पेशल एडिशन में एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं हंसराज हंस साहब। ब्रेक में जाने से पहले जो आप गुनगुना रहे थे, गा रहे थे, जी नहीं चाह रहा था कि ब्रेक में जाएं, लेकिन उस सिलसिले को हम दोबारा से शुरू करेंगे। जी। हर आर्टिस्ट से जब पूछा जाता है कि आपका जो पसंदीदा गीत है वो कौन सा है, तो बहुत मुश्किल होता है उसका जवाब देना, लेकिन फिर भी मैं ये गुस्ताखी करने जा रहा हूँ। कौन सी चीज़ जो आपने गाई आपको खुद बहुत पसंद है? आपने खुद ही बोल दिया, मुश्किल है। ये गाना जो गुनगुनाया ये भी अच्छा है, और एक गाना था कच्चे धागे फिल्म के लिए गाया था, वो भी अच्छा था। तो कुछ गाने अच्छे हैं, वो जब सुर पक्का लगे ना किसी भी गाने में, तब अच्छा लगता है गाना गाते गाते। तो वो जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो जाहिर है कि जो वहाँ पे आपकी टीम है, जी, साउंड रिकॉर्डर से लेकर आपके साजिंदों तक, जी, वो उसमें कितना मैटर करती हैं? मेरी खुद का रियाज, अच्छे म्यूजिशियन, अच्छा रिकॉर्डिस्ट, ये सारी चीज़ें मेल, इनका सारी का मिलन हो जाए तो फिर अच्छा आउटपुट आता है। अब सवाल ये भी वैसा ही है जैसे हमने पहले पूछा था, वो कौन सी चीज़ जो लगा कि मतलब ये परफेक्ट के काफ़ी करीब है, क्योंकि परफेक्ट होना शायद मुश्किल होता है, जी। जिसके आउटपुट आपको जब आपने सुना हो, जिस पर्दे पर देखा हो, तो कौन सा आपको सबसे पसंदीदा है? ये नुसरत खान साहब जी ने म्यूज़िक दिया था, जी। मैंने गाया था इश्क दी गली विच कोई कोई लंघदा, वो अच्छा लगा था। वो अच्छा लगा आपको? इसके अलावा जो सिंगर्स हैं जो इसी श्रेणी में आते हैं सूफ़ी में, उनमें ज़्यादा कौन कौन से पसंद हैं? नुसरत फ़तेह अली खान साहब बाकमाल हस्ती थे। फिल्मों में लता जी एंड है, क्या बात है। और मोहम्मद रफ़ी साहब, फिल्मों में वो दौर तो कमाल था। मुकेश दादा और किशोर साहब, ऐसे कमाल के लोग हुए। तो गज़ल की दुनिया में ग़ुलाम अली खान साहब, मेहदी हसन, जगजीत सिंह साहब, जो आवाज़ पे काम जगजीत साहब ने किया है वो किसी किसी के हिस्से आता है। बिल्कुल। तो क्लासिकल में पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खान साहब, और सबसे ज़्यादा मैं सुनता हूँ जिनको उस्ताद सलामत अली खान साहब। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो अमीर खान साहब, हाँ, ऐसे लोगों को सुनते रहना चाहिए। यही हमारी तालीम है, ये सुर से रिश्ता बनाए रखने के लिए ये सुन ज़रूरी है। जैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, वो बहुत ऊंचा गाते हैं जी। ये एक स्टाइल रहता है या इसके लिए कुछ अलग से रियाज? उनकी कुदरती आवाज़ थी, फिर वो कवाली गाते थे, हालांकि वो गवैये थे लेकिन है तो कवाल ही थे ना, तो फिर उन कवाली का अंदाज़ वैसे ही होता है, यानी
खप कर गाना। देखो अंग्रेज़ों को वर्डिंग समझ नहीं आती, हमारे सुर की ग्रामर भी नहीं उनको ज़्यादा पता होती, बिल्कुल। वो भी मस्ती लेकिन में झूम वजद उठते में हैं, आ जाते थे। पागल हो जाते और हैं। एक कमाल से। तो ऐसा ही कुछ जिसको जैसे मुर्शिद की आप बात कर रहे थे, हाँ जी, जुगनी, हाँ जी, जुगनी। अगर हम आपसे सुनना चाहें 2 लाइनें। नहीं, जुगनी मुझे बहुत बुरी लगती है। अच्छा, अच्छी कौन लगती है वो सुना दीजिए। मुझे हीर अच्छी लगती तो है। हीर सुना दीजिए। हीर आँख दे जोगिया झूठ बोले हो, ते कौन रुठड़े यार मनावदा, ऐसा कोई न मिलिया मैं ढूंढ तकी, ओ ते जेड़ा गया नू मोड़ ले आमदा। क्या बात है, क्या बात। उर्दू और पंजाबी दोनों में से कौन सी ज़्यादा करीब लगती है आपको? पंजाबी तो माँ बोली है हमारी, उर्दू ऐसे लगती है जैसे रूह के करीब है। मैंने पढ़ा नहीं उर्दू, सीखा भी माड़ा मोटा ही है, लेकिन लोग कहते हैं कि उर्दू में बाज़ दफ़ा तलफ़ुज़ मेरा ठीक होता है। हाँ, बहुत अच्छी आप बोलते हैं। हाँ, कुदरती हैं ये। हाँ, मतलब कहीं से पढ़ाई लिखाई नहीं की नहीं, इसकी। नहीं, यहाँ तो पढ़ाते नहीं। तो अब जो हंसराज हंस एक शख्सियत के तौर पर हमारे सामने बैठे हैं, इच्छा क्या है, चाहते क्या हैं, ज़िंदगी कैसी हो, रूह को छूने वाले आप गाने गाते हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं उनके आप साथ में घूमते हैं, जहाँ आप खड़े होते हैं वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। क्या फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं आप? काम तो मैंने पुट्ठे भी किए हैं, बड़े पंगे लिए हैं, लेकिन शुक्र है उसकी ज़ात का, फिर भी लोग मुझे नफ़रत इतनी नहीं करते जितनी मैं नफरत नहीं, हकदार आपसे हूँ। प्यार करते हैं। क्योंकि मोस्ट हेटेड पीपल ऑन द अर्थ ये जो इंडियन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, हाँ हाँ, तो पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो सब बहुत रिस्पेक्टेड हैं। हाँ, तो सियासत को भी अजीबोगरीब शक की नज़र से देखते हैं। जितनी मर्जी मोहब्बत करे सियासतदान, दिल से बोले, वो कहते वोटों के लिए है सारा, है ना। तो इसके बावजूद मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे स्टिल मोहब्बत करते हैं लोग, शुक्र है। पाकिस्तान की बात आप कर रहे हैं, वहाँ पे परफॉर्म किया आपने? हाँ, बहुत किया परफॉर्म। क्या लगता है, दोनों ऑडियंस पे कुछ फ़र्क दिखता है? थोड़ा उधर हुए ना सारे बाबे, सूफी बाबे, हाँ, और गवैये कवाल निकाल भी आफ्टर पार्टीशन उधर चले गए, थोड़ा माहौल था वहाँ अच्छा। जी। अब तो वहाँ भी ऐसा ही है, कोई खास फर्क नहीं है। वो भी हमारी राह पे ही चल रहे हैं। वो तो ज़्यादा इंडियन म्यूज़िक की सुनते हैं, फिल्मी गाने, उन्हें सारे फिल्मी गाने लगे होते हैं, और हिंदुस्तान के कलाकारों को ज़्यादा सुनते हैं। बहुत ज़्यादा सुनते हैं। वहाँ बहुत से ज़्यादा। जो कलाकार आ रहे हैं भारत में, उनको यहाँ पे अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है, जी। बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाता है, जी, लेकिन जब बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आती है तो कई बार वो हमें दगा दे जाते हैं। हाँ जी। बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ ऐसा हुआ, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, ऐसा क्यों? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, आपकी बात नहीं कर लेकिन रहे। हम तो ओवरऑल टॉकिंग करते हैं। उनको भी चाहिए, उनके आर्टिस्टों को दुनिया में कोई पहचानता नहीं था। इवन नुसरत फतेह अली खान साहब जी हाँ, भी हिंदुस्तान को जब ऋषि कपूर की शादी पे आए ना, राज कपूर साहब ने कहीं उनका एक कैसेट सुन लिया था, जी, तो उनको समझ बहुत थी म्यूज़िक की। तो ऋषि कपूर साहब की शादी में पहली बार आए थे इंडिया में, तो उस वहाँ से नाम, बहुत सारे उनके फ़नकार इंडिया से ही पैदा हुए हैं। तो उनको भी चाहिए उतनी मोहब्बत करें। ये बदकिस्मती कह लें कि एक जैसी बोली है, एक जैसा कल्चर है, फिर भी इतनी नफ़रत है, कत्ल व गारत है। माँ, मैं तो कहता हूँ इधर के भी और उधर के भी पॉलिटिशियन को एक शर्त एक लगा देनी चाहिए कि इस शर्त पे आप पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, आपका एक बेटा आर्मी में जाए। क्या बात। फिर देखेंगे कैसा, यानी बॉर्डर पे इतनी टेंशन होती है। जो हिंदुस्तान के जो कुछ पॉलिटिशियंस हैं वो भी कट्टरता दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे फिल्म में काम करना है
तो जो वहाँ से आने वाले एक्टर हैं या जो म्यूजिशियन हैं, गायक हैं, वो अगर फिल्म में होंगे तो फिल्म रिलीज़ नहीं होने दी जाएगी। बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली माहौल ही ऐसा हो गया ना, टेंशन हो गई बॉर्डर्स पे बहुत। वरना इंडिया तो कमाल की कंट्री है, किसी को नहीं रोकती, सबको तन मन धन से सेवा करते हैं। यहाँ तो गेस्ट को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, कहीं से भी आए, फनकार हो, स्पोर्ट्समैन हो, थिंकर हो, राइटर हो, विद्वान हो। लेकिन अभी बॉर्डर पे ऐसा माहौल था, इसलिए ऐसा बातें हो रही हैं, तो मजबूरी लगता है कुछ समय बाद बंद होंगी ये मालिक बातें? करे ठीक हो जाए। मुझे तो ये ज़्यादा तकलीफ़ देता है कि यानी माँ, एक माँ का बेटा इस मुल्क के लिए शहीद हो रहा है। 2016 तो बीत गया, 2017 दर पे खड़ा है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं ईटीवी के ज़रिए, क्या कहना चाहेंगे? 2017 कैसा जाए उनके लिए, और आप क्या दुआ करते हैं देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए? मैं यही दुआ करता हूँ कि पूरी दुनिया में पीस और अमन आए। फिर मैं अर्ज़ करूँ कि किसी माँ का बेटा शहीद ना हो। बहुत मुश्किल है बाकी की ज़िंदगी ऐसे काटनी। तो आई होप कि नया साल कुछ अच्छी सोच लेके चढ़े, वरना कैलेंडर पे 2016 से 2017 हो जाएगा। अगर सोच ही ना बंदे की बदली, बंदा वहीं पे रहा, तो नया साल बस कैलेंडर पे बदलता जाएगा। मैं दुआ करता हूँ। कहते हैं कि देखिए अब की दीवानों को बुतों से मिलता है क्या? क्या होगा? देखिए अब की दीवानों को बुतों से मिलता है क्या? एक ब्राह्मण ने कहा ये साल अच्छा है। क्या बात है, क्या बात है। अब तक तो बनाए हमने काले ताजमहल, देखिए शायद अब की कोई जुगनू चमकेगा। क्या बात है। आसमान तो रहना चाहिए। लोगों का हाल ये है कि कहते हैं कि चेहरा बता रहा था कि मरा है भूख से। चेहरा बता रहा था कि मरा है भूख कि से। मरा है भूख से। सब लोग कह रहे थे कुछ खा के मर गया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत, क्योंकि सारे आलम का है तस्वीर सा का आलम, सारे आलम का है तस्वीर का सा आलम। हाँ, आंखें खुली हुई देखते नहीं। क्या बात है, क्या बात है। मुकर्रर। सारे आलम का है तस्वीर का सा आलम, क्या बात है। आंखें खुली हुई देखते नहीं। तो अल्लाह भगवान वो हमको दृष्टि दे मोहब्बत से देखने की। क्या बात। वो हमारे दिल में मोहब्बत का बीज बीज दे, हमारे मत्थे का दिया जग जाए बौद्धिकता वाला, तो फिर मज़ा है, फिर कहेंगे ये नया साल है। और आपके साथ जो नए साल की शुरुआत दर्शक कर रहे हैं, जाहिर है कि उनका नया साल और आपका जो नया साल है बहुत अच्छा बीते। जी, मैं भी हैप्पी ईयर कह रहा हूँ। बिफोर एक अभी रात रहती है, तो जो आज हो जाएगी थोड़ी देर बाद जी। तो विश यू हैप्पी ईयर ऑल ऑफ यू। आपके लिए नया वरा मुबारक हो। नया वरा आपके आंगन में, आपके दरवाजे पे खुशियों की दस्तक दे और आपके माथे का दिया जल जाए। आप मोहब्बत करनी शुरू कर दें, दिल से नफ़रतें कदूरतें ख़त्म हो जाएं। नए साल पे यही दुआ करता हूँ। हमारी भी दिल से यही दुआ है कि ये जो बंजारा हमारे सामने बैठा है, इसको जहाँ अपनी लो लगानी है वहाँ पे लो लगे और बिल्कुल आप पहुँचे वहाँ पे जहाँ आप चाहते हैं, और राजनीति में भी आप उस मुकाम को हासिल कर लें जो आप डिज़र्व करते हैं और जिसका लिए आपका दिल कामना करता है। बहरहाल आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें हमसे की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सर शुक्रिया, आपकी टीम का और ईटीवी का, जिन्होंने हमेशा मुझे मोहब्बत दी है और मुझे याद फरमाया। आगे भी जब आप हुक्म करेंगे, आई विल बी देयर विदाउट एनी डिले। ये इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और दर्शकों, आज की ये जो शाम है, ये उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी रही होगी। ये चक्रव्यूह का क्योंकि स्पेशल एडिशन है, इसमें आज सामने वाले मेहमान को चक्रव्यूह में फंसाना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये था कि इनसे जो बातचीत है उसका लुत्फ़ हमारे साथ साथ आप भी उठाएं। बहरहाल कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी के साथ, क्योंकि हमेशा की तरह ईटीवी पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।